हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक हम लोग 2009 का 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग उस दिन क्लियर कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। 2009 का क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास होना चाहिए सबसे पहले, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन आज से पढ़ेंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में विदेश नीति के संचालक है। तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तो होंगे नहीं। ऑप्शन बी में दिया है यशवंत सिन्हा, और सी में दिया है बीपी सिंह, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, मनमोहन सिंह। याद रखिएगा ए में क्या है, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह को याद रखिएगा। भारत में क्या कहा जाता है, आर्थिक उदारीकरण का पिता। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता, भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता। भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखिएगा। उसके बाद बी में दिया हुआ है यशवंत सिन्हा। क्या है, यशवंत सिन्हा। बी में दिया है यशवंत सिन्हा। उसके बाद सी में दिया है बीपी सिंह। क्या है, बीपी सिंह। बीपी सिंह का पूरा नाम क्या हो जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह का पूरा नाम क्या हो जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बीपी सिंह को याद रखिएगा, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री। मंडल आयोग के सिफारिशों को, मंडल आयोग के सिफारिशों को, मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया। अब यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन आपसे, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में विदेश नीति के संचालक है। तो भारत में विदेश नीति के जो संचालक थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के विदेश नीति के संचालक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन को देख लीजिए, आपसे कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। और भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। कब हुई थी, 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके कंपटीशन में, कहा जाता है भारत के किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं, यानी भारतीय मुद्रा पर। तो किसके मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तब क्यों मिलते हैं, तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री बनने से पहले, ठीक है। और ये वित्त मंत्री भी रहे थे। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उसी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा 12th में, भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उसके बाद है बीपी सिंह। कौन है, बीपी सिंह। बीपी सिंह का पूरा नाम क्या होता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। और ये मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करते हैं। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन, बीपी सिंह। आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। और याद रखिएगा मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो मंडल आयोग का गठन हुआ था 1978 में। कब, मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था। और मंडल आयोग ने भारत सरकार को अपना रिपोर्ट दिया था 1980 में। और मंडल आयोग की जो, मंडल आयोग की सिफारिशों को जो लागू किया गया था तो 13 अगस्त 1990 को, 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया। तो आपसे पूछेगा मंडल आयोग के सिफारिशों को कब लागू किया गया, 13 अगस्त 1990 को। किसके द्वारा, तो बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा। मंडल आयोग का गठन कब हुआ, तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा मंडल आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे पूछेगा मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल। लागू करने वाले प्रधानमंत्री बीपी सिंह है और मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, याद रखिएगा, ठीक है। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है, ये नहीं है। तो भारत में विदेश नीति के संचालक कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। ए में क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन। ए में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन। ए में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी बी में है। सी में दिया हुआ है के कामराज। क्या है, के कामराज। के कामराज। उसके बाद डी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा ये भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम एवं अंतिम, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये के कामराज, तो याद रखिएगा के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। तो हम यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद कहेगा भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी। ये लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये भारत के नहीं थे, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, ये कहाँ के थे? भारत के। तो अगर आपसे पूछेगा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इनके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। तो कहेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। ये रही गई है कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये बने थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और अंतिम भी थे, सबसे अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है के कामराज। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो पार्टी अध्यक्ष के कामराज। ये के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई, तब इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने में, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। तो राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उनको चुनने में, यानी नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो पार्टी अध्यक्ष के कामराज। कौन? के कामराज। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, और इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो कहेगा देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति पद पर अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल है। तो हमारा क्वेश्चन करता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या कहे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले। ए में दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर दिया है। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर क्या दिया है? ए में बी आर अम्बेडकर। तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद बी में दिया हुआ है सरदार पटेल। क्या? सरदार पटेल।
बी में दिया है सरदार पटेल। तो ये जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन समिति के? प्रांतीय संविधान समिति के, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। सी में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी में क्या है? और ये याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और ये संचालन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, सीधे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है के एम मुंशी। क्या है? के एम मुंशी। के एम मुंशी। इनका पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ये जो थे ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी। ये जो समिति सब लिखे, ये समिति से संविधान बनाने के लिए गठित समितियां थी। संविधान बनाने के लिए 13 बड़े समितियों का गठन किया गया था। 13 समिति का गठन किया गया था, उसमें से ये सब प्रमुख है। तो कहेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे उनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष, यानी जो संविधान सभा था, तो सबसे पहले यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब चुने गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। और कहेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। लेकिन अस्थायी तौर पर अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए के एम मुंशी। तो के एम मुंशी है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ये संविधान बनाने के लिए ये समिति गठित हुई थी, लेकिन ये उतना बड़ा समिति नहीं था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। तो कहेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? के एम मुंशी। इसी में कहेगा सीधे संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन तो के एम मुंशी, सीधे संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही कहता है 17 नंबर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए 18 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति अभी ये 16 नंबर क्वेश्चन में बताया है। 18 का देखिए ए में क्या दिया हुआ है? राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ए में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। ये पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल। तो सरदार पटेल याद रखिएगा पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों थे। पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या है? पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी राजगोपालाचारी। ये बताएं अभी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचारी। उसके बाद डी में दिया हुआ है राधा कृष्णन। क्या है? राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कहेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बताए हैं सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर अभी तक इन्हीं का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहले गृह मंत्री एवं पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
उसके बाद राजगोपालाचारी, तो ये बताए हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है राधा कृष्णन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एवं दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहता है भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो ऑप्शन ए में दिया है विश्व शांति, बी में दिया है शांति और सह-अस्तित्व, सी में दिया है पंचशील और डी में दिया है इनमें से सभी। तो सबसे पहले ये देखिए भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ पूछ रहा है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और पंचशील, तो यानी याद रखिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत एवं चीन के बीच हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, कौन, चाउ एन लाई। ये दोनों हस्ताक्षर किए थे पंचशील समझौता पर। पंचशील समझौता में 5 तत्व रखे गए, इसलिए इसको पंचशील समझौता कहा जाता है। तो इसमें कहता है भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और अब देखिए 19 का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में दिया है जनवरी 1950, बी में दिया है फरवरी 1950 और सी में दिया है जून 1950 और डी में दिया है अगस्त 1950। तो इसमें डेट भी पूछ रहा है। तो देखिए जो भारत में चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, या निर्वाचन आयोग पूछे या चुनाव आयोग पूछे, याद रखिएगा। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था या चुनाव आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, तो सबसे पहले यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। और याद रखिएगा अभी जो है, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। वर्तमान में यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, राजीव कुमार। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं ऑप्शन, आप लोग को टिक लेके देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया जनवरी 1950, बी में फरवरी 1950, सी में जून 1950 और डी में अगस्त 1950। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो 20 तक किसी को कोई दिक्कत है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया। जो 1975 में आपातकाल लगा था, तो सबसे पहले ये जानिए भारत में अभी तक आपातकाल कितने बार लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल। तो भारत में अभी तक जो आपातकाल लगा है ना वो 3 बार लगा है। तो सबसे पहले 1962 में आपातकाल लगा था। तो 1962 में जो आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था, क्योंकि चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, 1962 में। इसीलिए 1962 में उस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि भारत में आपातकालीन शक्तियां जो दिया गया है वो किनके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। तो भारत में आपातकालीन की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1962 में आपातकाल का घोषणा किया। तो पहला आपातकाल कब लगा, 1962 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेगा। और 1962 में आपातकाल क्यों लगा था, बता दिए, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। दूसरी बार जब लगा था 1971 में, कब लगा था, 1971 में। तो 1971 में क्यों लगा, तो 1971 में जो आपातकाल लगा था उसमें पाकिस्तान जो था वो भारत पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे भारत के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कह रहे हैं राष्ट्रपति,
तो 1971 में क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1971 में बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। क्योंकि 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल है राष्ट्रपति पर पद पर, तो क्या कहेंगे? बीबी गिरी का, यानी वराहगिरी वेंकटगिरी का। तो 1971 में राष्ट्रपति वही थे। तो 1971 के आपातकाल की घोषणा कौन किए? बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। और 1975 सबसे लास्ट बार 1975 में लगा है अभी तक। तो 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और घोषणा करवाने वाले प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला पीएम थी। तो यही क्वेश्चन कहता है किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया? ऑप्शन ए में दिया है जनसंघ, बी में दिया है अकाली दल, सी में डीएमके और डी में है सीपीआई। क्या नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है जनसंघ। क्या दिया हुआ है? जनसंघ। और बी में दिया हुआ है, बी में क्वेश्चन क्या, बी में दिया हुआ है ऑप्शन में अकाली दल। क्या है? अकाली दल। बी में क्या है? अकाली दल। उसके बाद सी में क्या है? तो सी में दिया हुआ है डीएमके। उसके बाद है डी में सीपीआई। क्या है? सीपीआई। यही 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत यही दल किया था। कौन? सीपीआई। कौन? सीपीआई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब इधर भारतीय जनसंघ है, तो याद रखिएगा ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी है यानी बीजेपी है, वो बीजेपी किसका प्रतिरूप है? भारतीय जनसंघ का। तब से पूछेगा भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का स्थान लिया? तो भारतीय जनसंघ का। भारतीय जनसंघ के ही स्थान लिया है कौन? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और इधर है भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना हुआ था ना 1951 में। पूछेगा संस्थापक, तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन? क्या भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्थापना कब हुआ? 1951 में। इधर है शिरोमणि अकाली दल। तो याद रखिएगा शिरोमणि अकाली दल ये क्या है? ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जो कि ये शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? पंजाब की। कहाँ की? आपसे पूछेगा शिरोमणि अकाली दल किस राज्य में सक्रिय है? तो पंजाब में। उसके बाद है डीएमके। तो डीएमके पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। क्या हो जाएगा? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। डीएमके पूछेगा, एडीएमके पूछेगा, तो ये सब तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आपसे पूछेगा डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? तो तमिलनाडु में। डीएमके का पूर्ण रूप द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। एडीएम का पूर्ण रूप अन्ना, एआईडीएम का अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये हो जाएगा एडीएम का। और सीधे डीएम के द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, तो 21 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा। यही जो था 1975 के आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया कौन दल? सीपीआई। कौन? सीपीआई। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वित्त मंत्री। ऑप्शन ए में क्या दिया है? वित्त मंत्री। बी में दिया हुआ है, बी में क्या दिया है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। सी में क्या दिया हुआ है? रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर। और डी में दिया हुआ है वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या कहता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जब योजना आयोग पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। सबसे पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, गठन करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार आपसे पूछेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? पदेन प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री 1950 में जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो
पदेन प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, बता दिए। और योजना आयोग का कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। आपसे पूछेगा योजना आयोग का काम क्या है, तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना ही योजना आयोग का कार्य है। ठीक है, तो अभी जो प्रधानमंत्री ये जो प्रमुख पद से दिया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वित्त मंत्री, तो देखिए अभी वित्त मंत्री कौन है, आप लोग बताइए वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री है। सीतारमण, निर्मला सीतारमण। आपसे पूछेगा वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। हालांकि ये दूसरी महिला वित्त मंत्री है। दूसरी महिला वित्त मंत्री कहने का मतलब क्या है? ये दूसरी महिला है जो वित्त मंत्री बनी है। तो आपसे ये भी तो पूछेगा भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला वित्त मंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, और ये लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये निर्मला सीतारमण है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। पूर्णकालिक का मतलब क्या हो गया? कार्यकाल जो पूरा कर लिए। कौन? कार्यकाल पूरा कर लिए। तो भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। सीधे पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और ये वित्त मंत्री हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो सबको याद होगा, अभी के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। याद रखिएगा वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री। आरबीआई के गवर्नर, तो अभी जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो सबसे पहले ये जानिए आरबीआई जो है, ये आरबीआई इसका गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में। याद रखिएगा आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में आरबीआई का गठन हुआ। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर है ना आरबीआई के गवर्नर, वो है शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, यही है आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अब इधर वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। क्या वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। या अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। तो इतना पद आप लोग को याद रखना है। क्या वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एनके सिंह। ठीक है, तो क्या नंबर क्वेश्चन है? 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पदेन प्रधानमंत्री। कौन? पदेन प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। हालांकि अभी ये योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसी के जगह पर नीति आयोग को लाया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, तो योजना आयोग जैसा ही कार्य नीति आयोग का है, बस इसका नाम बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग अभी नहीं है, याद रखिएगा। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए। क्या है? सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए। तो कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। सीटीबीटी का पूर्ण रूप कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी सीटीबीटी का पूर्ण रूप है। तो पूछ रहा है सीटीबीटी का पूर्ण रूप। तो सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। याद रखेंगे कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। उसके बाद है यूनेस्को का पूर्ण रूप। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूर्ण रूप हो जाएगा। 2 बार बोल देते हैं, लिखते नहीं। देखो यूनाइटेड, यूनेस्को का पूर्ण रूप, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई से एजुकेशनल, साइंटिफिक, एस से साइंटिफिक, उसके बाद है सी, तो सी से क्या हो जाएगा? कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही है यूनेस्को का पूर्ण रूप। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए हो गया। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है?
यानी परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? ऑप्शन ए में दिया है शक्ति संतुलन, बी में गठबंधन की राजनीति, सी में सामूहिक सुरक्षा और डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए आपको ये नहीं समझ में आया होगा गठबंधन की राजनीति। तो सबसे पहले गठबंधन की राजनीति हम लोग किसको कहते हैं? गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं? तो आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। हम बोलते हैं देखिए, जब किसी राजनीतिक दल को यानी जब किसी राजनीतिक दल को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो चुनाव के बाद 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जो सरकार का निर्माण करती है उसे ही गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति कहते हैं। क्या बोले? जब किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे ही गठबंधन की सरकार या गठबंधन की राजनीति कहते हैं। उसके बाद क्या है? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा बताया, सामूहिक सुरक्षा क्या है? तो जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब क्या है? सामूहिक सुरक्षा है। जैसे नाटो में 30 गो देश है, 30 देश में से किसी एक पर हमला हुआ तो 30 मिल करके कोई देश को धो देगा, तो यही है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा समझ गए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हम लिख रहे हैं सबसे पहले 27 नंबर क्वेश्चन का। क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ए में दिया है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या है? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये जो चंडी प्रसाद भट्ट थे ना, ये चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। चिपको आंदोलन के संस्थापक, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के संस्थापक, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद बी में दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो थे चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता, चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सी में दिया हुआ है देवीलाल। क्या है? देवीलाल। ये भी चिपको आंदोलन के नेता थे। चिपको आंदोलन के नेता, चिपको आंदोलन के नेता थे कौन? देवीलाल। तब देखिए चिपको आंदोलन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या है? डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब देखिए क्या कहता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन क्या था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यानी पेड़ों की कटाई से पेड़ों को जो काटा जा रहा था उसकी कटाई को रोकने के लिए, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया गया था 1973 में। उसी को चिपको आंदोलन कहा गया। परिभाषा हम बता देंगे, लिख लीजिएगा। सबसे पहले चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन की शुरुआत आपसे क्या पूछे जाएंगे? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। कहाँ से? तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से, और वर्तमान में पूछेगा तो वो उत्तराखंड के चमोली राज्य में पड़ता है। जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वो उस समय उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। और अभी जो वो जगह है वो कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली गणराज्य में। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में। चिपको आंदोलन के संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी। संस्थापक में 2 का नाम याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। और चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता पूछेगा, राष्ट्रीय नेता तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये याद रखिएगा। कहेगा चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। देवीलाल क्या कहेगा? चिपको आंदोलन में इनमें से कौन नेता शामिल थे? तो देवीलाल। ये देवीलाल भी चिपको आंदोलन के ही नेता थे। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 27 का। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें डेट के साथ दिया है 25 जून 1975।
क्या है 25 जून 1975। और बी में दिया है 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980। हम अभी तक देर पहले बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। सी में दिया हुआ है 25 जुलाई 1978। 25 जुलाई 1978। 25 जुलाई 1978। और डी में दिया हुआ है 6 मार्च 1982। 6 मार्च 1982। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन। बीजेपी का गठन कब हुआ, 6 अप्रैल 1980 को। ये जो 25 जून 1975 देख रहे हैं, इसी डेट को 1975 के आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो आपसे पूछेगा 1975 के आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो 25 जून को, यानी 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, वो किसका स्थान लिया है, तो भारतीय जनसंघ का। ये जो लिखे है भारतीय जनसंघ, उसी का स्थान लिया है कौन, बीजेपी। ठीक है, तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 6 अप्रैल 1980 को ही बीजेपी का गठन हुआ था। तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन ए में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम लोग पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ए में दिया हुआ है सरदार पटेल। क्या है, सरदार पटेल, ए नंबर ऑप्शन में दिया है। बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी कहता है भगत सिंह। क्या है, भगत सिंह। बी में दिया है भगत सिंह। उसके बाद सी में दिया है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद डी में दिया है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। देखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसका नारा दिए, कर मत दो का। कर मत दो। कर मत दो का नारा कौन दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भगत सिंह, तो भगत सिंह क्या नारा दिए, इनकलाब जिंदाबाद। क्या हो जाएगा, इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए, भगत सिंह। बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 29 नंबर, कह रहा है किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कह रहा है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक क्या कहा, जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य। क्या कहा जाता है, लोकमान्य। किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और कहेगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए, तो भगत सिंह। कौन, भगत सिंह इनकलाब नारा, इनकलाब और जिंदाबाद का नारा दिए थे। कर मत दो, तो कर मत दो का नारा कौन दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो का नारा दिए थे। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि कहता है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो 29 तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू। क्या नंबर क्वेश्चन है, 30। ए में है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ए नंबर ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है सरदार पटेल। फिर है सरदार पटेल। क्या है, सरदार पटेल। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन का हमारा कह रहा है सरदार पटेल के बाद क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण है। क्या है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। नारायण, जयप्रकाश नारायण। और डी में क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री। डी में है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री।
क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिए? तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किसका नारा दिए? यानी देखिए जवाहरलाल नेहरू जो नारा दिए थे पूर्ण स्वराज्य, क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन दिए? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन दिए? जवाहरलाल नेहरू। और आराम हराम का नारा याद रखिएगा, आराम हराम, आराम हराम है, आराम हराम है किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल ये कहे थे कर मत दो, क्या है? कर मत दो, कर मत दो का नारा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान, जय जवान जय किसान। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए, जो कि ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, उसी युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ठीक है, इधर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या है? आराम हराम है। आराम हराम है का नारा कौन दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूछेगा पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देश के पहले पीएम थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहे कर मत दो। ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या कहे? कर मत दो। उसके बाद जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण किसका नारा दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है और बाउल के नाम से भी जाना जाता है। बाउल के नाम और जेपी के नाम से भी जाना जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है 1951 से 1956, बी में 1952 से 1957, सी में 1947 से 1952 और डी में 1955 से 1960। तो क्या कहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो जो हमारा भारत में जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो उसकी अवधि जो क्या है? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से 1956 तक। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 है। लेकिन आपसे पूछेगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। तो कहेगा देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में, दूसरा 1957 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 1956। और याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो जब आप ये देख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो देख रहे हैं ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये क्या है? भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। कहेगा भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कोई भी पंचवर्षीय योजना जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को लास्ट हो जाता है। तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई और 31 मार्च 1956 को पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त हो गई। तो यही क्वेश्चन कहता है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1951 से 1956। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन तक आज क्लियर कर लिए। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है।